ठीक है, पहले भी समझाए थे संविधान क्या है। तो संविधान क्या है? संविधान ये है कि किसी भी सरकार को कंट्रोल करती है, उसे नियंत्रित करती है और पूरे देश को एक बुनियादी मूल्य देता है। क्या देता है? बुनियादी मूल्य देता है। सबसे पहले बुनियादी मूल्य है क्या? बुनियादी मूल्य मतलब क्या कि हमारा क्या है, कोई बुनियादी मूल्य है ना हमारा, जैसे खाने पीने की, सोचने की, कोई कार्य करने की, किसी से बात करने की, कौन सा काम कैसे करेंगे, ये तो हमारा बुनियादी मूल्य है। इसे हम खुद निश्चित करेंगे कि क्या करना है, नहीं करना है। तो ये हमारी बुनियादी मूल्य जो है, इनकी रक्षा अगर संविधान हमारी करती है, मतलब ये क्या है, संविधान का काम है। किसी भी देश में संविधान विश्वसनीय हो, इसके लिए क्या जरूरी है कि संविधान हमारे मूल्यों को रक्षा करे, हमारे मूल्यों के हित के बारे में सोचे, तब ना हम उनका सम्मान करेंगे। देखिए भारतीय संविधान क्यों सक्सेस हुआ, क्यों सक्सेस हुआ? कोई रीज़न होगा ना सक्सेस होने का। क्या रीज़न है? जैसे अमेरिका का संविधान है तो कई बार पलट गया है, फ्रांस का संविधान है तो कई बार बना है ना। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भारतीय संविधान जो है पूरे समाज को, किसी भी वर्ग को, किसी भी जाति को, किसी भी कास्ट, किसी भी भाषाई आधार पर भेदभाव नहीं किया है। उनकी स्वतंत्र व्यक्तिगत सारी चीज़ों की रक्षा किया है, इसलिए उन्हें मान्यता मिला और वो आज तक क्या है, देश में चल रहा है। हमें लगता है कि आगे तक भी चलता रहेगा, है ना। जीवंत दस्तावेज बन गया है ये। तो सबसे पहले संविधान क्या है? तो संविधान एक लिखित हो सकता है, एक मौखिक हो सकता है। तो अपना संविधान क्या है? लिखित। किसी भी देश में जरूरी होता है कि एक संविधान, ताकि नियम, कानून और कायदा, हम इन तीनों को आसानी से कभी भी एक्सप्लेन कर सके और आपस में सरकारी व्यवस्थाओं को, जनताओं को, देश की एकता को, अखंडता को नियंत्रित कर सके। समझ गए अब क्या है? अब देखिए कैसे संविधान कैसे बना, इनके बारे में अब समझना है। आप लोगों को पता है कि भारतीय संविधान बनने से पहले और बनने के कुछ सालों तक भी क्या रहा था? गुलाम में रहा था भारतीय, मतलब डोमिनियन स्टेट कहते हैं जिसको, डोमिनियन कंट्री बोलते हैं इनको। उपनिवेशवाद के अंतर्गत था। और किसका उपनिवेश था अपने ऊपर? अंग्रेज का उपनिवेश था, है ना। तो ये बात की 100% संभावना है कि जिसका उपनिवेश है तो उनका भी प्रभाव रहा होगा संविधान के ऊपर। तो मोटा मोटी तौर पर समझिए कि 1763 से लेकर 1765 समझिए, तब से भारत में जो है जो शासन व्यवस्था सही से स्टार्ट हो गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा को लेकर, है ना। और 1765 के बाद 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया और इन्हीं रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो है सो सरकार जो है चलना स्टार्ट हो गया था उनका सही तरीका से। कोर्ट का स्थापना 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से किया, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना, है ना। तो सारा काम उन्होंने किया। इसके बाद होते होते धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। क्रांति हमेशा से होती रही है इनके विरोध में, समझ गए। तो क्रांति होते होते 1946 में क्रिप्स मिशन के बाद, इसके बाद क्रिप्स मिशन के बाद अपना संविधान जो है बनना स्टार्ट हुआ। क्रिप्स मिशन जिसका असफलता हुआ, जिसे असफल कहा गया, असफल हो गया, मतलब वो जो आया था मिशन लेके वो असफल हो गया वर्ष 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942, है ना। तो उसी के बाद जब ये असफल हो गया ना, तो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत इसी में, समझ गए। इसके बाद क्रिप्स मिशन में कहा गया कि हम भारत को संवैधानिक दर्जा देंगे, है ना। मतलब स्वायत्तता नहीं देंगे, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं देंगे, लेकिन संवैधानिक दर्जा देंगे। एक संविधान बनाने की बात थी क्रिप्स मिशन में। और इसका मेन उद्देश्य था क्रिप्स मिशन का कि भारतीयों का सहयोग लिया जाए द्वितीय विश्व युद्ध में। अच्छा बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब से हुई थी? 1939। कब से कब तक चला था? 1945 तक। तो 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। तो क्रिप्स मिशन का उद्देश्य था कि इसमें भारत का जो अगर सहयोग मिल जाता तो हमें जर्मनी, जापान, इन सबको जो है सो लड़ने में बड़ा मजा आता, थोड़ा सा मतलब हेल्प रहा था। क्योंकि अंग्रेज पहले से ही तनातनी में था, इधर भी लड़ना है, उधर भी लड़ना है। बहुत सारे उपनिवेशिक कंट्री थे, उधर भी हलचल होता रहता था, हमेशा कहीं न कहीं बम फूटता रहता था। अब सेना वहाँ पर भी ज़्यादा था अंग्रेज का, इधर विश्व युद्ध शुरू हो गया था। आपस में देश कैसे लड़े, ये भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, किसी बहुत सारे देशों को छोड़ना पड़ेगा। तो अंततः उन्होंने कहा अंग्रेज सरकार ने कि हम आपको छोड़ दें, ठीक है, 1950 तक छोड़ देंगे।
लेकिन उसी बीच जो है कैबिनेट मिशन 1946 आया, ठीक है, कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन के अंतर्गत अंतरिम सरकार का गठन किया गया। कौन सा सरकार? अंतरिम सरकार। और अंतरिम सरकार जो है इसका उद्देश्य क्या था? संविधान सभा का निर्माण करना, है ना। तो बहुत सारे भागों में, भारत के बहुत सारे भागों क्षेत्रों में अंग्रेजों का शासन चलता था और बहुत सारे क्षेत्रों में भारतीय का अपना रियासत था। तो जहाँ पर उसका अपना था तो अप्रत्यक्ष विधि से उस समय में चुनाव हुआ था। आपने मन से किसी को चुन लिया, उस प्रांत में कौन सा व्यक्ति है ना। फिर जो देशी रियासत थे उसमें से भी व्यक्ति को चुन लिया, है ना। इसके बाद ये सारा काम करके और अंतिम सरकार का गठन किया गया और उस तरीके से संविधान बनना स्टार्ट। देखिए 1946 में कैबिनेट मिशन के बाद सबसे पहली संविधान बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक हुई और तब से ये आरंभ हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग इन सारी चीज़ों को समझ गए हैं कि संविधान कैसे बना, ओवरव्यू समझा दिए हैं कहानी की तरह। कोई दिक्कत है आप लोगों को? ठीक है, देखिए अब इनको मिटा देते हैं। देखिए अब हम लोगों को समझना है कि संविधान का स्वरूप कैसा था। मतलब एक तरफ से समझिए तो अभी समझना है संविधान कैसे बना। बना मतलब ये बाद की बात करें, पहले नहीं, बना कैसे। जो ये फैक्ट्री था, जो लिखा हुआ, जो इतना मोटी किताब है हमारे पास, संविधान एक लिखित दस्तावेज, तो ये कैसे बना? कोई तो मेन आधार होगा ना, कोई ट्रैक होगा ना। तो आप लोगों को हम बताए थे कि नेहरू ने क्या किया था? एक उद्देशिका पत्र जारी किया और 9 दिसंबर को जारी किया। उन्होंने दिया संविधान सभा के मेंबर्स को, लीजिए, और इसी के आधार पर संविधान को बनाना है। उद्देशिका पत्र में समझिए तो मूल्य चीजें वही हैं और उसी में थोड़ा सा सुधार करके और भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना दिया गया, समझ गए ना। तो उसी में कहा गया था मेन रूप से समझिए तो कि हमें सबसे पहले भारत में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देनी है, रखनी है। इसके बाद दूसरा में ये था कि हमें सभी जाति वर्ग की रक्षा करनी है। एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए संघीय व्यवस्था को अपनाना है। संसद का निर्माण होगा। ये सारी चीज़ें उसी में थी। कुछ कुछ अधिकारों का घोषणा पत्र होगा जिसमें व्यक्ति को ये बात कंफर्म होगी कि उनके पास कौन कौन से अधिकार हैं। ये सब सारी चीज़ें कहाँ पर थी? उसी में थी, उद्देशिका पत्र में ही था। समझ गए ना आप? तो उद्देशिका पत्र के बाद संविधान बनना शुरू हो गया। तो मेन वही था। तो आज हम लोग क्या कहते हैं? प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान का उद्देशिका। प्रस्तावना को हम लोग कभी कभी कह देते हैं उद्देशिका। संविधान का उद्देशिका क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक कहते हैं ना। तो ये उद्देशिका पत्र उसी समय आया था। समझ गए आप? क्लियर है यहाँ पे? चलिए अब समझिए कि संविधान सभा का स्वरूप क्या था, ठीक है। संविधान सभा का स्वरूप मतलब क्या कि उसमें सदस्यों की संख्या क्या थी, है ना, उसका डिजाइनेशन किस प्रकार था। तो देखिए आपको पता है कि उस समय बहुत सारे क्षेत्रों में अंग्रेजों का शासन चलता था, अंग्रेजों का अपना प्रांत था। तो उसमें कितने सदस्य आए थे? वहां से 292 आए थे कि नहीं। इसके बाद देशी रियासत से कितने आए थे? 93। और मुख्य चुनाव आयोग से कितने आए थे? 4। कुल मिलाकर कितने हो गए? 3 2 5 4 9 9 9 18 के हाथ में 1 2 1 389 कुल सदस्य थे। ये कब की बात है? जब संविधान बनना स्टार्ट हुआ, अंतरिम सरकार की गठन हो गई तब। अच्छा, अंतरिम सरकार का मेन आदमी कौन था पता है आप लोगों को? पंडित नेहरू। प्रधान कौन था? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ गए ना? तो इतना सदस्य था। अब देखिए उस समय तो ये थोड़े पता था कि भारत और पाकिस्तान 2 भागों में बट जाएगा, ये नहीं पता था। मतलब जब निर्माण होना स्टार्ट हुआ था तब ये कंफर्म नहीं थी कि भारत अलग हो जाएगा और पाकिस्तान अलग हो जाएगा, दोनों देश आपस में दुश्मन भी बन जाएंगे भविष्य में, ये भी नहीं पता था। पता सिर्फ इतना था कि भारत पूरा भारत है,
बाद में जब माउंटबेटन योजना आया ना तब बात खराब। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कहा गया कि अब भारत जो है सो 2 भागों में बटेगा। एगो अली जिन्ना को पकड़ा उधर से, बोला कि तुम जो है सो अपनी देश का मांग करो। इधर मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी। मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं था, मुस्लिमों का समर्थन नहीं था उनके पास, लेकिन उनका जो है सो वर्चस्व बढ़ने लगा उस समय में। उसका अपना मीडिया होता था अंग्रेजी का, अंग्रेजी सरकार का, बड़े पेज पर छापता था पहले नंबर कि देखिए अली जिन्ना ने किया ये काम, ताकि क्या हो, मुस्लिमों को लगे कि या मेरे मुसलमान लोग अब वृद्धि कर रहे हैं, समझ गए ना। तो लेकिन सपोर्टर नहीं था उनका, लेकिन यहाँ पे उनका प्रभाव बढ़ाता जा रहा था। कौन? अंग्रेज। बस। और उसके बाद जो माउंटबेटन आया ना, तो वो भारत को 2 भागों में बांट दिया। मतलब रणनीति उस तरीके से वो डिजाइन किया, उस तरीके से भारत को वहाँ पर रूपरेखा डिजाइन किया कि 2 भागों में बट गया। समझ गए? देखिए अब तो हुआ क्या कि 14 अगस्त को जब इंडिया जो है सो क्या हो गया, पाकिस्तान जो है सो क्या हो गया, 1947 को अलग हो गया, स्वतंत्र हो गया अपना, है ना। जब ये स्वतंत्र हो गया तो अब हमारा संविधान तो उस समय स्टार्ट हुआ था, दिसंबर में स्टार्ट हुआ था 46 में, अगस्त में हमारा अपना देश स्वतंत्र हो गया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा। तो जितने भी पाकिस्तानी प्रांत के जो भी क्षेत्र थे जब बंटवारा के बाद, तो क्योंकि उस क्षेत्र से भी इसमें आदमी आए थे ना, यहाँ से, तो उस क्षेत्र के आदमी फिर उसमें वापस चला गया, समझ गया ना। तो अपना चला गया उसमें, कहा कि अब हम भारतीय संविधान में रहकर क्या करेंगे, अब अपना संविधान बनाएंगे कि हम तुम्हारा संविधान बनाएंगे, समझ गए। तो वो अलग। तो अब कितना सदस्य बच गया था उस समय में? 299। और लास्ट में कितने सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किया? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया और कहा कि जाइए अब अपना संविधान अब क्या हो गया, रेडी हो गया, हम इसको अंगीकार कर देते हैं। मतलब अंगीकार मतलब अपने अंग का एक भाग मान लेते हैं, और ये भारतीय संविधान बनकर रेडी हो गया। देखिए बहुत सारे प्रावधान जो है 1935 जो भारत शासन अधिनियम है वहाँ से लिया गया है। बहुत सारे प्रावधान, 80% प्रावधान कहाँ से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935। अब कैसे लिया गया उनको समझिए कि 1935 में जो है सो अंग्रेजों ने उनको लागू किया था, अपना एक अधिनियम पारित किया था, संविधान की तरह ही था वो भी, ये बात को समझ लीजिए, वो भी संविधान की तरह ही था, उसी के अकॉर्डिंग शासन व्यवस्था चलनी थी, चल भी रही थी। जब संविधान बनना स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोगों ने कहा संविधान सभा के मेंबर्स कि अंग्रेजों ने बनाया है तो अंग्रेज को ही दे दो, हम नहीं लेंगे उनका, हम अपना खुद से बनाएंगे। लेकिन अब ये रही बात की सहमति होते होते बिना कॉमा फुल विराम हटाए इसमें कुछ चीज़ों को ऐड कर दिया गया। लेकिन संविधान जब बना तो उसमें दूसरे देशों का भी प्रावधानों को जोड़ा गया। दूसरे देश में जैसे ब्रिटिश से अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया, है ना। मौलिक अधिकार जो आज अपना है वो कहाँ पर है? अमेरिका में भी है। हाँ, बहुत सारे, कनाडा से लिया गया, ब्रिटिश से लिया गया, ये सब आप नोट्स में देख लीजिएगा कि कहाँ से क्या लिया गया है, आप एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। और प्रारूप समिति ड्राफ्ट करने का, लिखने का काम किसके पास था? जो कमेटी था ड्राफ्टिंग कमेटी, उनके अध्यक्ष कौन थे? और समझिए तो उसका अध्यक्ष वही थे और उसमें सदस्यगण थे 7 से 8 सदस्य, 8 सदस्य। हाँ, और वो अपना काम स्टार्ट। तो कभी कभी ये कहा जाता है कि भारतीय संविधान किसने लिखा? भीमराव अम्बेडकर ने। क्यों कहा जाता है पता है? इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने संविधान को लिखा, सही में लिखा। ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था? वही था, समझ गए ना, ड्राफ्ट करने का, लिखने का, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब इस बात को समझिए कि संविधान में क्या है कि मौलिक अधिकारों का प्रावधान जो किया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अधिकारों का घोषणा पत्र। तो अपने संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र है या नहीं है कि नहीं है? तो अधिकारों का घोषणा पत्र जरूरी है या नहीं जरूरी है? जरूरी है। किसी व्यक्ति को, किसी देश को, किसी समाज को ये तो पता तो चले ना कि मेरा अपना अधिकार कौन कौन सा है। अधिकार है, कंफर्म तो पता चले। इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? अधिकारों का एक घोषणा। अच्छा बताइए, मौलिक अधिकार जो हमें दिया है संविधान में, वो गारंटी दिया है उनका कि गारंटी नहीं दिया है? गारंटी दिया है। गारंटी दिया है। गारंटी कैसे दिया है?
जैसे जैसे कि समता का अधिकार, जन समता का अधिकार, मतलब गारंटी, मतलब ये है कि उनकी रक्षा कौन करेगा? रक्षा का संविधान करेंगे, संविधान नहीं, न्यायपालिका। न्यायपालिका। हाँ, संविधान ने कहा कि एक न्यायपालिका होगा और जिसको हम जो अधिकार दे रहे हैं उनकी रक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका करेगा। समझ गए? देखिए, अब आप लोग देखिए, नोट्स को देखिए, कहीं पे आप लोगों को फर्स्ट यूनिट में दिक्कत है तो बताइए। समझ गए आप? जो मेन चीजें थी हमने उनको एक्सप्लेन कर दिया। हमको लगता है कि यहाँ पे डॉट्स नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया है?